नमस्कार। आज बात करते हैं धोखे की कला की। एक ऐसी कमाल की तकनीक जिसे बड़े कहानीकार और शातिर अपराधी दोनों ही बखूबी इस्तेमाल करते हैं। और इसे समझने के लिए हम सीआईडी की दो ऐसी पेचीदा केस फाइल्स में उतरेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे सच को एक झूठी कहानी के पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं सीआईडी की फाइलों में। हमारे सामने दो ऐसे केस हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगते हैं। दोनों ही एक शानदार धोखे के इर्द गिर्द बुने गए हैं। एक तरफ एक होटल है जिसकी पूरी की पूरी 8वीं मंजिल ही गायब हो गई, और दूसरी तरफ एक ऐसा कत्ल जहां कातिल ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक जूता चुराया। अजीब है ना? तो कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशंस से। ऐसी सिचुएशंस जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को भी पूरी तरह से चकरा कर रख दिया था। पहली कहानी फॉरेस्ट वुडलैंड रिजॉर्ट। यहाँ विशाल नाम का एक आदमी बिल्कुल घबराया हुआ पुलिस के पास पहुंचता है। उसकी रिपोर्ट कि उसकी पत्नी महक और होटल की पूरी 8वीं मंजिल दोनों गायब हो चुके हैं। जी हाँ, सही सुना। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ फिजिक्स के नियम ही काम नहीं कर रहे। अब चलते हैं दूसरे केस पर, और यहाँ भी कहानी उतनी ही उलझी हुई है। प्रेम कुमार नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ है, लेकिन क्राइम सीन किसी कत्ल की जगह कम और एक पहेली ज्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसे सिर्फ और सिर्फ जांच को भटकाने के लिए ही तैयार किया गया हो। तो हर धोखे की एक पहली परत होती है जिसे हम ऑफिशियल स्टोरी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों केसेस में वो ध्यान से गढ़े गए झूठ क्या थे। होटल वाले केस में विशाल एक बड़ी साफ लेकिन यकीन ना करने लायक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी महक के साथ होटल की 8वीं मंजिल के कमरा नंबर 804 में चेक इन किया था। सब ठीक था, वो बस कुछ स्नैक्स लेने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे गया, और जब वापस लौटा तो लिफ्ट से 8वीं मंजिल का बटन ही गायब था। और हद तो तब हो गई जब होटल का स्टाफ साफ मुकर गया कि उनके होटल में 8वीं मंजिल है ही नहीं। और प्रेम कुमार के कत्ल वाले केस में यहाँ तो कातिल ने जैसे सबूतों का मेला लगा दिया था। लाश से एक जूता गायब है, पास में एक खिलौना बंदूक पड़ी है, एक खाली गहनों का डिब्बा है, और तो और मरने वाले के हाथ में बालों का एक गुच्छा थमा दिया गया है। मतलब हर सुराग पिछले वाले से ज्यादा अजीब, और सब अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। लेकिन हर बड़े रहस्य में एक पल ऐसा जरूर आता है जब ये ऑफिशियल स्टोरी टूटने लगती है, जब जासूस को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। विशाल के केस में ये दरारें धीरे धीरे नजर आने लगती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स नोटिस करते हैं कि उसके हाथ कांप रहे हैं। फिर पूछताछ में वो खुद मानता है कि उसे ड्रग्स की प्रॉब्लम थी, और इस स्ट्रेस में उसने दोबारा नशा शुरू कर दिया। देखिए, उसकी कहानी होटल के बारे में थी, लेकिन उसकी अपनी हालत किसी और ही पर्सनल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही थी। और जूते वाले मामले में धोखे का पहला ठोस सबूत मिलता है फोरेंसिक से। पता चलता है कि प्रेम कुमार के हाथ में जो बाल थे ना, वो किसी झड़प में नहीं टूटे थे। उन्हें काटकर उसकी मौत के बाद वहां रखा गया था। ये सुराग नहीं था, ये एक स्टेज परफॉर्मेंस थी। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। जूते वाले कत्ल की कहानी का जो मेन विलेन था, कमलेश कोठारी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 20 साल पुराना बदला लेने आया है, उसका देश में आने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। वो बस एक नाम था, एक भूत जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही है वो टर्निंग पॉइंट जहां इन्वेस्टिगेटर्स झूठे रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं, और अब वो खुद झूठ की परतें उखाड़ने लगते हैं। और इस मोमेंट को एसीपी प्रद्युमन का एक डायलॉग बिल्कुल साफ बयान करता है, जब वो कहते हैं, ये सारे क्लूज नकली हैं, बेकार हैं। यहाँ वो समझ जाते हैं कि ये सुराग क्राइम को सॉल्व करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे इतना उलझा देने के लिए है कि वो कभी सॉल्व ही ना हो पाए। तो होटल वाले केस की असलियत क्या थी? सच ये था कि गायब होती मंजिल का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स रहस्य असल में घरेलू हिंसा के एक बहुत ही सिंपल और दुखद क्राइम को छिपाने का पर्दा था। असलियत ये थी कि विशाल ने अपनी पत्नी महक को होटल पहुंचने से पहले ही मार दिया था। वो होटल के शेडी पास्ट और उसकी छिपी हुई मंजिल की अफवाहों के बारे में जानता था, और उसने इसी का फायदा उठाकर होटल और उसके मालिक को फ्रेम करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा। तो असली मोटिव क्या था? कोई पैरानॉर्मल होटल या क्रिमिनल साजिश नहीं। असली वजह थी विशाल का गुस्सा अपनी पत्नी पर, क्योंकि वो उसे नशे की लत से निकालने की कोशिश कर रही थी और उसके पैसे बंद कर दिए थे। और फिर इन शब्दों के साथ धोखे का पूरा महल ढह जाता है।
और सामने आ जाता है वो कातिल जो शुरू से सबकी आंखों के सामने ही मौजूद था। तो इन दोनों अपराधियों की चाल क्या थी, उनका गैम्बिट क्या था? चलिए, धोखे की इन दो शानदार लेकिन अलग-अलग स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों कातिलों ने एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जांचकर्ताओं की उम्मीद का फायदा उठाया, इस उम्मीद का कि हर क्राइम के पीछे कॉम्प्लेक्स पजल होता है। उन्होंने एक मुश्किल बनावटी सिनारियो खड़ा किया ताकि एक बहुत ही आसान सा सच छिपा रहे। यहाँ हम दोनों केसेस को साइड बाय साइड देख सकते हैं। होटल केस में चाल थी एक झूठी कहानी जिसका मकसद था सारा शक होटल पर डालना, और जूता केस में चाल थी झूठे सुराग जिसका मकसद था पुलिस को भटकाना। चाल अलग पर मकसद बिल्कुल एक ही था। और यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। वो जानते थे कि पुलिस हमेशा पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढेगी, इसलिए उन्होंने बेमतलब के पैटर्न्स और सुरागों का एक पूरा जाल ही बिछा दिया। एक तरह से उन्होंने जांचकर्ताओं के एनालिटिकल माइंड को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद धोखे का सबसे शक्तिशाली हथियार खुद झूठ नहीं है, बल्कि हमारी अपनी बेचैनी है, जो एक सिंपल क्रूर सच के बजाय एक कॉम्प्लेक्स रहस्य में विश्वास करना चाहती है। तो फिर सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो जो हम देखते हैं या वो जो हम देखना चाहते हैं?